दोस्तों नमस्कार। आज यस आई कैन सुनील हिरानी चैनल में आपका स्वागत है स्टॉक्स विथ रोहित के माध्यम से। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? हेलो सर, ऑल गुड। आज किस कंपनी के बारे में आप बताने वाले हैं? आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है PGIL, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था रोहित कि ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं। जी हाँ। जो गारमेंट के सेक्टर में कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ यूके के, यूएस के, बिल्कुल स्पेन वगैरह के, इधर के, और ये मतलब गारमेंट सेक्टर में एक बड़ा नाम है जिसको ये सपोर्ट करता है। टॉमी हिल्फिगर आपने नाम सुना है? मैं उसके कुछ शर्ट्स वगैरह भी मैं अभी लेके आया हूँ थोड़े दिन पहले। टॉमी हिल्फिगर, कैल्विन क्लेन और गैप, ओल्ड नेवी, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े ये बनाते हैं, उनके लिए कपड़े बनाते हैं। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है लगभग टोटल 4 कंट्रीज में, टोटल एशिया में 4 कंट्रीज में 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एशिया में 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। जी हाँ। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में लैंड एक्वायरमेंट के लिए कुछ न्यूज आई थी कि ये कंपनी जो है PGIL लैंड एक्वायर करने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जी हाँ, जी हाँ। फैक्ट्री बनाने के लिए इंदौर में इन्होंने लैंड एक्वायर भी करना अभी स्टार्ट किया है और फैक्ट्री वहां बनाएंगे जिससे इनका और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। एक्चुअल नंबर मतलब हमारे पास है नहीं कि कितना बढ़ेगा, लेकिन अभी जो है वो 80 मिलियन पीसेस पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। 80 मिलियन पीसेस। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक उदाहरण बताता हूँ जो मेरे साथ ही घटित हुआ। मेरे बच्चों के साथ मैं कहीं किसी बड़े शॉपिंग मॉल में गया जी। तो मेरी छोटी बेटी ने देखा गैप के तरफ। ओके। तो बड़ी मेरी बेटी ने कहा, ए ये इधर नहीं, अंदर जाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा उनसे कि क्यों? बोले पापा ये गैप जो है ये बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके कपड़े बहुत महंगे होते हैं। वो उसी क्वालिटी के कपड़े दूसरी जगह आपको कम में मिल जाएंगे, यहाँ ये दुगने तिगने दाम पे मिलते हैं। जी। क्या ये सच बात है? बिल्कुल, मार्जिन इनका एक्सपांड हुआ है उसी वजह से। तो मार्जिन के बारे में कुछ डेटा है आपके पास? जी हाँ, 3% का मार्जिन था 2013 में और जो अब जाके हो गया 9% का, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया मार्जिन। मार्जिन ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया। बिल्कुल। और प्रोडक्शन और रेवेन्यू में क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू भी इसका बढ़ा है। प्रॉफिट 30 करोड़ से 10 साल में हो गया है 169 करोड़, मतलब लगभग 6x। 6 गुना प्रॉफिट 10 साल में हुआ है जी। और अभी आप कह रहे हैं कि इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी इंदौर में ये प्लांट डाल रहे हैं। जी। तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन आने वाले समय में बढ़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। और एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट इसका कितना है? इसका टोटल एक्सपोर्ट है 79%। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सबसे ज्यादा है इसकी, वो बांग्लादेश में है। अच्छा। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इंडिया में अभी तक 7 है। अभी दिसंबर में अगर इंदौर में यूनिट खरीदते हैं तो ये लोग लैंड जो खरीदी है इंदौर में, उसकी वजह से 8 हो जाएंगे इंडिया में। तो रोहित मुझे ये बताओ, बांग्लादेश में जैसे 9 इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जी, और ये आप भी जानते हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है एक अच्छा एक्सपोर्टर है गारमेंट का। राइट राइट राइट। मैं अभी भूटान गया था कुछ 4 महीने पहले। ओके। और जो चीज मतलब कुछ लोअर में लेकर के आया, कुछ मेरी शॉर्ट्स में लेकर के आया, सुबह खेलने जाता हूं उसके लिए। तो जो शॉर्ट्स मुझे यहाँ 1200 या 1300 रुपए में मिलती थी, वो वहां मुझे भूटान में मिली 350 रुपए की। जी। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो आप ये कहाँ से बुलवाते हैं, तो उन्होंने कहा हमारा पूरा इंपोर्ट जो है वो बांग्लादेश से होता है। राइट। तो एनीवे बांग्लादेश में इसकी 9 यूनिट्स है और इंडिया में इसकी 8 यूनिट्स हो जाएगी। राइट। वियतनाम में भी 5 यूनिट है और इंडोनेशिया में 2 यूनिट है। वियतनाम में भी प्रोडक्ट्स कहते हैं कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। और इसके अलावा इसके 4 डिजाइन ऑफिस है, यूके, यूएस, हांगकांग और एक और कंट्री है जिसमें है स्पेन। जी। देखिए, आपकी बात सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आ रही है जी, कि बहुत स्मार्टली ये कंपनी जो है
अपनी डिजाइन को प्लान करती है, जी, प्रोडक्शन को प्लान करती है, Right. मार्केटिंग की भी हम बात करेंगे राइट, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम हो, उसके लिए इसने इंडिया को चूज किया, राइट, जहां लेबर सस्ता है बिल्कुल, और जहां बाकी इनपुट्स जो है प्रोडक्शन के वो सस्ते हैं। बिल्कुल, और चूंकि इसका 100% लगभग 80% इसका प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, जी, तो इसको जीएसटी का पूरा पूरा फायदा मिलता है, बिल्कुल, और जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स में या बाकी जो टैक्सेस हैं उसका फायदा इसको मिलता है। और एक मेजर फायदा इसको रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी मिलता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल मेजर चाइना से बुलवाते हैं और हांगकांग से बुलवाते हैं, जहाँ पे टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिलता है, तो वहां से आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन के ये बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये डिजाइनिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास करते हैं, जी, प्रोडक्शन जो है ये ऐसी जगह करते हैं जहां इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। बिल्कुल, चूंकि डिजाइनिंग जो है इनकी वर्ल्ड क्लास होती है, राइट, और प्रोडक्शन में जो ये मटेरियल यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं, बिल्कुल, और इस वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा कीमत पर इनको रेवेन्यू देते हैं। जी, जी, जी। तो आपकी नजर में इसमें क्या सबसे खास बात है मल्टी बैगर बनने की? आज अभी इसके रेट्स क्या चल रहे हैं? इसके रेट्स हमने जब बताया था 893 पर इसे बताया था, और एक हफ्ते में लगभग हमें 10% रिटर्न दे चुका है। ये लगभग अभी 970 के आसपास चल रहा है ये शेयर। खास बात इसमें है कि ये अंडर वैल्यूड है, और इतने बुल रन में भी अभी इसका जो पीई चल रहा है वो चल रहा है 25 पर, और जो अच्छा। इंडस्ट्री पीई है आप दूसरे भी उठा के देख लीजिए। आपको मैं कुछ के नाम बताइए। किटेक्स गारमेंट, हाँ, उसका पीई चल रहा है 41। अच्छा। गोकुलदास एक्सपोर्ट, उसका पीई चल रहा है 51। केपीआर मिल, उसका पीई चल रहा है 39। वेदांत फैशन 84 का पी चल रहा है। पेज इंडस्ट्री 84 का पी चल रहा है। ये जितने आपने ये बाकी कंपनीज बताई जिनका कि 40 के ऊपर पी रेशियो है, Right. क्या ये भी सभी एक्सपोर्टर है या इनसे आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं इस जी हाँ, कंपनी से? गोकुलदास एक्सपोर्टर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स नाम में ही एक्सपोर्ट है। किटेक्स गारमेंट भी एक्सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बताया क्योंकि DII ने जून 2024 में, अगर हम DII की होल्डिंग देखेंगे, वो लगभग थी 0.5%। अच्छा। और सितंबर 2024 में DII ने लगभग 9.21% होल्ड करने लगे। 3 महीने में। 3 महीने में म्यूचुअल फंड में इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट आया। दोस्तों, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 0.5% की होल्डिंग से 9% की होल्डिंग इस कंपनी में की है। कौन से म्यूचुअल फंड्स ने की है ये तो हम आपको नहीं बता सकते। बता सकते हैं, अच्छा। HDFC स्मॉल कैप फंड, ओहो, ये तो बहुत सुपर फंड है, जो कि बेस्ट परफॉर्मर है 10 इयर्स में आफ्टर SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, और HDFC थर्ड नंबर पे आता है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1.1%। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1%। HDFC स्मॉल कैप ने तो 5.5% जो लगा के फ्लेक्सी रखा कैप हुआ है। वाला आपने बताया, जी जी, ये भी तो बहुत टॉप परफॉर्मिंग फंड है। बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने सुना है इसका। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने 3 महीने के अंदर 0.5% से 9% की होल्डिंग इसमें की है। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी आपने बताई अभी, बता दी मैंने। हाँ। और जो इसका ROCE चल रहा है वो 22% है, ऑन अ राइट ट्रैक। ROE है वो 22% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो हुई है वो 27% की हुई है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। 27% कितने साल में? ये 10 इयर्स में प्रॉफिट 10 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 27% एवरेज। 5 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है ये। 5 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 27% है। मैं रोहित आपको यहाँ 2 मिनट के लिए रोकूंगा जी। ROC के बारे में पहले तो ये बताइए, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके लिए स्टॉक मार्केट नया है और रेशियो एनालिसिस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ओके। तो ROC
क्या होता है इसके बारे में बताइए, और आरओई क्या होता है इसके बारे में बताइए, और आरओसी और आरओई का परसेंटेज किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए उसके बारे में बताइए please। आरओसीई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने जितना पैसा लगाया है कंपनी में और कंपनी ने आपको इतना रिटर्न दिया है पर ईयर, उस हिसाब से आरओसीई कैलकुलेट होता है। और आरओई मतलब आपके जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये कितना रिटर्न दे चुकी है अभी तक के। डिविडेंड के माध्यम से? डिविडेंड के माध्यम से नहीं, रिटर्न के माध्यम से प्लस डिविडेंड के माध्यम से, दोनों मिला के। थोड़ा सा समझाइए, रिटर्न्स के माध्यम से कैसे? मतलब अगर आपने ये 100 रुपए पे लिया होता और ये आज 890 चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कितना रिटर्न हुआ, लगभग 900% का रिटर्न। तो ये रिटर्न जो है ये इक्विटी इन्वेस्टर को हुआ, वो कैलकुलेशन। तो इसमें एक बात है ना कि इक्विटी इन्वेस्टर्स की आरओई जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने वो शेयर 150 रुपए में लिया, आपने वो शेयर 80 रुपए में लिया, किसी और व्यक्ति ने उसका वो शेयर 250 रुपए में लिया, आज भले ही उसकी 890 900 रुपए वैल्यू है। इंडिविजुअलिटी नहीं देखेंगे यहाँ पे, कंपनी ने जहां से स्टार्ट किया, अच्छा, और कंपनी आज जहां पे है उसमें उसका कंपाउंडेड रेट जो आता है वो उसको, मतलब आपका कहना यह है कि जो आरओई कैलकुलेट होता है कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है, जिस दिन वो प्रारंभ किया, मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर था, मार्केट वैल्यू, वो वहां जहां से वो 100 रुपए का एक शेयर था, आज वो 900 रुपए हो गया, तो वो 100 रुपए का शेयर 900 रुपए हो गया, वहां से आरओई कैलकुलेट होगा। और आरओसी कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इनिशियली, और बाद में भी कितना पैसा इन्वेस्ट लोन सब मिला के, बिल्कुल, और उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को रिटर्न कितना मिला प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। तो जितना पैसा हमने लगाया और कंपनी ने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिला है 24%। राइट। हम इसको कैसे अच्छा माने, क्यों अच्छा माने, इसका कंपैरिजन आपको करके बताना पड़ेगा। इसका अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो 24% कंपाउंडेड अगर आप करोगे तो वो मैसिव रिटर्न्स बनेंगे। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि वॉरेन बफेट का 18-19% का कंपाउंडिंग होती है जी, और उससे उसने आज दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति। राइट। तो आपका कहने का मतलब ये है, जैसा आपने एसबीएफसी एक शेयर के बारे में हमने चर्चा की थी और आपने बताया था कुछ, आपने AUM बताया था कि 35% रहेगा तो ये 5 साल में 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसी लाइन पर आपका ये कहना है कि आरओसी अगर 22% है तो ये मल्टी बैगर उसी दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि 22% आने वाले समय में नहीं रहता है जी। पहली बात तो आप ये बताइए कि अभी इसका 22% है, लेकिन बाकी से आपने कंपेयर किया क्या इसको? अभी तो मैंने इसे कंपेयर नहीं किया है, बट मेरा एक जनरल एनालिसिस रहता है कि अगर 15% के ऊपर आरओसीई और आरओई है तो आई कंसिडर इट अ गुड शेयर। अगर 14-15% से मेरी चर्चा आपसे कभी हुई थी इस संबंध में और भी व्यक्तिगत रूप से, तो आपने कहा था 14-15% के अगर ऊपर है तो ये अच्छा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बहुत कम जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, और वो सीखना चाहते हैं, तो हम ना केवल उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, उसके स्टॉक के मूवमेंट के बारे में बताते हैं, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज यानी स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताते हैं। केवल यही नहीं बताते, हम हमारे वीडियोस में ये भी बताते हैं कि किस तरीके से एक प्रकार का ये एजुकेशनल वीडियो होता है। इसमें जहां जहां हम आपको कोई बात सिखा सकते हैं, कोई जानकारी ऐसी दे सकते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़े, तो उसकी भी हम चर्चा रोहित से करते हैं, और रोहित हमेशा तत्पर रहते हैं आपको नई चीजें सिखाने के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं इसकी बोरोइंग्स के बारे में। जी, बोरोइंग्स इसकी बड़ी है, और बिकॉज ऑफ केपेक्स मतलब इन्वेस्टमेंट जो इसने किए हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, जो कि इंदौर में भी फैक्ट्री इसने डाली है, डालने जा रहे हैं, लैंड एक्वायर किया है, उसके लिए इन्होंने लोन भी एक्वायर किया है, और भी केपेक्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरसीज एक्सपांशन इन गुआतेमाला थ्रू अ जेवी विद डिस्कशन इन बांग्लादेश एंड वियतनाम फॉर एक्विजिशन। मतलब ये एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं विद डिस्कशन इन बांग्लादेश एंड वियतनाम। मतलब इनका ये, जैसे इंडिया में इन्होंने इंदौर में लैंड एक्विजिशन किया, लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश में भी इनके जॉइंट वेंचर्स के ऊपर काम हो रहा है। हाँ, इनका एक स्ट्रैटेजी है कि ये कंपनीज को एक्वायर नहीं करते हैं फॉर ब्रांड। अच्छा। दे एक्वायर द फैक्ट्रीज
ये अच्छा, फैक्ट्रीज कोई मतलब उसको मैं, आप बुरा मत मानना, जी। और वो स्टॉक से रिलेटेड मतलब वो टर्मिनोलॉजी अपने देसी, मैं भाई देसी आदमी हूं यार, जी, ये लोग मरे का माल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। जो किसी कंपनी से अगर ये टाई अप करेंगे तो उस कंपनी को भी फायदा होगा, लेकिन कोई कंपनी ऐसी स्थिति में है कि भैया अब वो चला नहीं सकते, 200 एकड़ में वो कंपनी बनी हुई है, उसके पास मशीनें अच्छी क्वालिटी की है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। वियतनाम और बांग्लादेश में कुछ ऐसी कंपनियों को ये कंपनी एक्वायर कर रही है, क्योंकि ये एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, भले ही स्मॉल कैप है, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, इसकी इफिशिएंसी को देखते हुए, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए, इसकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग और डिजाइनिंग की इफिशिएंसी को देखते हुए, ये कंपनी वो जो मरे का माल जिसको बोलेंगे कि ऐसी कंपनियों को एक्वायर करती है, ऐसी फैक्ट्रीज को एक्वायर करती है जो बंद हो चुकी है या बंद होने की कगार पे है, और वहां लेकर के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके और वहां प्रोडक्शन स्टार्ट करके और अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है। चूंकि इनके पास मार्केट है, चूंकि इनके पास ब्रांड नेम्स हैं, इनके पास ग्राहक अच्छे हैं, तो वहां से वो बंद फैक्ट्रीज को खरीद करके ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है। यही कारण है दोस्तों कि जो प्रॉफिट 2013 में 3% होता था, आज 9% के मार्जिन से 30 करोड़ से इन्होंने अपना प्रॉफिट 170 करोड़ के आसपास किया है। और ये जो दो ज्वाइंट वेंचर वियतनाम में और बांग्लादेश में होने वाले हैं, इससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से इनको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या अपना स्टार्टअप करने से जो इनको फायदा होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट के रूप में डिस्प्ले होगा। डिजाइनिंग के बारे में आपने बता दिया कि वर्ल्ड की 4 बेस्ट डिजाइनिंग ऑफिसेज इनकी हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा जी। अब सब तो आपने अच्छा अच्छा बता दिया, कुछ खराब भी बताइए, रिस्क क्या है? एक छोटा सा रिस्क है इसका कि इसका जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो इसका जो रेवेन्यू आता है वो टॉप 10 कस्टमर से लगभग 80% का रेवेन्यू आता है, और वो ही मुझे लगता है कि एक स्मॉल रिस्क होगा। बट स्मॉल इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये लोग लार्ज क्लाइंट फॉर्मेट में डील करते हैं, जिसमें ये लोग वॉलमार्ट, मतलब बड़े बड़े जो मॉल्स रहते हैं और रिटेल चेन्स रहते हैं, उनके थ्रू काम करते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट, टारगेट, प्राइमार्क, मूजी, सैम्स क्लब। वॉलमार्ट तो इंडिया का है, बाकी यूएस का है, और बाकी भी जो है वो एशियन कंट्रीज में ये सब रिटेल चेन्स हैं, और रिटेल चेन्स के थ्रू ये कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं थ्रू द ब्रांड्स। तो मुझे लगता नहीं कि ये इतना बड़ा रिस्क है, बस एक स्मॉल रिस्क है। जस्ट टू डिस्कस दिस पॉइंट, हमने हमारे व्यूअर्स को बताया कि एक रिस्क फैक्टर एक हो सकता है, बाकी और मुझे कोई भी रिस्क नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो नेगेटिव होना चाहिए वो प्रॉपरली नेगेटिव है। लास्ट ईयर 2 साल 2023 और 2024 में प्रॉपरली जो कैश फ्लो बढ़ना चाहिए था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, प्रॉपर एक हाइक मिला है, और इसी वजह से इसका ईपीएस जो है और डेटर डेज है वो इंप्रूव हुए हैं। ओ, डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं जी। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। डेटर डेज मतलब, पहले तो बताइए डेटर डेज क्या होता है, और डेटर डेज इंप्रूव होने से क्या फायदा होता है, कैसे इंप्रूव होता है? डेटर डेज मतलब आप जब अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं किसी को भी, कस्टमर को, वो आपको कितने दिन में पैसे लौटा रहा है उस प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद, सेल्स के बाद, उसको हम बोलते हैं डेटर डेज। तो डेटर डेज जितने कम होंगे उतनी जल्दी हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, और उतनी जल्दी हमारा वर्किंग कैपिटल रोटेशन होगा, और जितना रोटेशन होगा उतना मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में हम डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट पढ़ते थे, वही है ये। राइट। वो मतलब इसकी डेटर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब ये जिनको उधारी देता है वहां से जल्दी पैसा ले लेता है। जी हाँ, सीधी सीधी बात ये है। बिल्कुल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए, वर्किंग कैपिटल डेज, और उसकी डूबत कम है। बिल्कुल। देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये दो बात समझ में आएगी कि इस कंपनी की उधारी में डूबत कम है, बिल्कुल,
डूबत नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर। और दूसरी बात ये, जिसको देते हैं वो पैसा देने के लिए वापस तैयार बैठा रहता है। करेक्ट। और 10 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में या एडवांस पैसा दे देता है। तो इस कंपनी का डेटर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसके पास बहुत जल्दी पैसा आएगा जब ये माल लोगों को बेचेंगे, और वो पैसा वापस से प्रोडक्शन में लगेगा, और ये वर्किंग कैपिटल का रोटेशन फास्ट होने से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। फाइनल, आज दोस्तों जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब आज दिनांक है 3 नवंबर 2024। 2 दिन 3 दिन पहले ही दिवाली थी, और आज 3 नवंबर है। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि हम ये वीडियो कब बना रहे हैं। आज संडे है और कल जो है मार्केट ओपन होगा। आज फ्राइडे के दिन इसका क्या क्लोज था, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये हमने लास्ट वीक दिवाली पिक दिया था, 4 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बताए थे, जिसमें से PGIL एक था। तब ये चल रहा था 893 रुपीज, अब ये चल रहा है 970 रुपीज। मुझे लगता है 970 रुपीज पे भी ये एक अच्छा बाय है, और लॉन्ग टर्म के लिए 100% के रिटर्न्स बिल्कुल हमें दे सकता है 2 से 3 साल में। 2 से 3 साल में ये 1500-2000 टच करेगा, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, दीपावली पर हम आपको आपके घर आकर के गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टॉक के माध्यम से जो जानकारी आपको देंगे, वो आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए एक कारण बनेगी अपने मित्रों, दोस्तों और परिजनों को गिफ्ट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।